पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पूर्व में हम लोग नेहरू रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं, उसी के क्रम में आज आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है और जिन्ना की 14 शर्तों को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे नेहरू रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ उसके फलस्वरूप लॉर्ड बर्कनहेड ने जो चुनौती दी थी उसी के एवज में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया और अंततोगत्वा उसको मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार भी नहीं किया गया था। लेकिन इस दरमियान एक ऐतिहासिक घटना और होती है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आते हैं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की तरफ। इसमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि पहले समझते हैं। जैसे नेहरू रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक पॉइंट था जिसमें उसमें पहला लक्ष्य रखा गया था डोमिनियन स्टेट का और दूसरा लक्ष्य रखा गया था पूर्ण स्वतंत्रता का। तो 1929 आते आते भारतीय नेता मान चलिए एकदम आजिज आ चुके थे कि अंग्रेज अपनी बातों पे लगातार खरे नहीं उतर रहे थे और उस प्रकार की उन लोगों को स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हो रही थी जिस प्रकार का उनका सोचने का मन था। चाहे प्रथम विश्व युद्ध का उदाहरण हम लोग ले लें, चाहे खिलाफत आंदोलन का ही उदाहरण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें अंग्रेज़ों से मुसलमानों को बहुत उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जब उनको मनोवांछित सफलता मिल जाएगी तो उसके फलस्वरूप वो किसी प्रकार की समस्या मुसलमानों के सामने नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। तो उसी का प्रतिफल था 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसकी गतिविधियां हम लोग देखते हैं। जब असहयोग आंदोलन चला तो असहयोग आंदोलन के दौरान हम लोग देख रहे थे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी गिरफ्तारी के बाद 6 वर्ष के अंतराल के बाद गांधी जी का भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान शुरू होता है। 6 वर्ष के अंतराल के बाद तो इसको हमें ध्यान में रखना। 1927 में गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। उसके बीच की घटनाओं को हम लोगों ने समझा है। फिर होता क्या है, उसमें दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इसी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं जिसमें इनको अध्यक्ष बनाने का योगदान गांधी जी का भी था। वही चीज हमने यहाँ नोटेड किया है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करके इसको अपना लक्ष्य घोषित किया। अब यहाँ तक स्थितियाँ ये बनी थी कि कांग्रेस ने एक प्रकार से मान के चलिए अंग्रेजों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रभाव बनाया कि यहाँ तक हम लोग इतना संघर्ष कर चुके हैं, हम लोग डोमिनियन स्टेट की भी मांग कर रहे हैं लेकिन अंग्रेजों ने हमें किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं दी है। अब यहाँ पर अगर पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हम लोग घोषित कर दें, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दें तो हो सकता है उसका कुछ न कुछ बेनिफिट हम लोगों को मिले। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया और उसमें दिसंबर 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। रात में 12 बजे नेहरू जी ने एक कोटेशन कहा था, काफ़ी फेमस है। उन्होंने नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया और कहा कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। कहने का मतलब ब्रिटिश सत्ता से हम लोग इतना निवेदन कर चुके हैं कि अब और उसके सामने झुकना एक प्रकार से मान के लिए मनुष्य के लिए भी और ईश्वर के दोनों के विरुद्ध अपराध के समान है। यही यहाँ पर कोटेशन जवाहरलाल नेहरू का है। उसके बाद फिर ये निर्धारित किया गया कि अब हम लोग अगले वर्ष से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी का ऐतिहासिक महत्व भी है। जैसे जब हम लोग संविधान अपना बना रहे थे, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले का इतिहास अगर हम लोग देखें तो 26 जनवरी 1930 से हम लोग उसको लगातार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। यही 26 जनवरी 1930 का जो समय था वो भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था 1930 में। और इसी लाहौर अधिवेशन में भी कांग्रेस समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसको हम लोग आगे के यूनिट में पढ़ेंगे। सबने हो गया आंदोलन। तो ये इतनी मुख्य बातें हो गई पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में। अब जहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस मांग में जैसे हमने यहाँ 60 नोट किया 26 जनवरी 1930, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया गया, या ये 26 जनवरी 1930 से ही मनाया जाने लगा। गांधी जी का एक लंबे समय के बाद भारतीय राजनीति में फिर से सक्रिय योगदान रहा, क्योंकि जब हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी जब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उसके बाद 6 वर्ष तक लगभग वो जेल में ही रहे, या ये भारतीय राजनीति में उनका उस प्रकार का योगदान नहीं रहा। लेकिन वो जब वहाँ से आते हैं तुरंत भारतीय राजनीति में वो सक्रिय हो जाते हैं। उसी सक्रियता का प्रतिफल था कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवाया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे महत्वपूर्ण चीज जो थी वो पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया। कहने का मतलब प्रस्ताव पारित हुआ और उन्होंने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज्य ही प्राप्त करेंगे या उसी की मांग की जाएगी। जैसे पीछे हम लोग नेहरू रिपोर्ट में पढ़े हैं, उसमें 2 मुख्य बातें थी। पहले उसमें डोमिनियन स्टेट की बात थी और दूसरा उसमें था पूर्ण स्वराज्य की बात बाद में थी। तो उस चीज को यहाँ पर पहले लाया गया, पूर्ण स्वराज्य को। दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे नेहरू जी ने नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया और कहा कि ब्रिटिश सत्ता के सामने और अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध अपराध है। इस प्रकार की उक्तियों से वहां पर कांग्रेस समिति के जितने भी सदस्य थे सब लोगों के अंदर एक प्रकार का जुनून आया, और उसी का प्रतिफल था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय किया गया, और तब से लगातार 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है इसी में, कांग्रेस समिति ने वहीं पर निर्धारित किया कि भविष्य में हम लोग सबने होकर आंदोलन प्रारंभ करेंगे जिससे हम लोग स्वतंत्रता के और करीब जा पाए। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब उसमें आगे की बातें फिर है जिन्ना की 14 शर्तें। जैसे पूर्व में हम लोग नेहरू रिपोर्ट पढ़े हैं। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें अपने हिसाब से मांग की गई थी, कांग्रेस की अपनी मांग थी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो था वो नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था। तो जब नेहरू रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे तो उसी के एवज में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की 14 शर्तें निर्धारित की। अब चूंकि जिन्ना की 14 शर्तें इसको कहते क्यों हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में ही इन 14 शर्तों का निर्माण किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे उन शर्तों में क्या क्या बातें थी। पहले इसमें मेन पॉइंट देख लेते हैं। अब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, उसी के एवज में उसके विकल्प के रूप में मार्च 1929 में जिन्ना की 14 शर्तें ये मांग पर तैयार किया गया। इसी को हम लोग जिन्ना की 14 शर्तों के रूप में जानते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो स्पेशली हम लोगों को ध्यान में रखना है। जिन्ना की 14 शर्तें थी क्या, तो जो पीछे हम लोग नेहरू रिपोर्ट पढ़े हैं उसी नेहरू रिपोर्ट के एवज में या विकल्प के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जैसे कांग्रेस हम लोगों का संगठन लगातार चल रहा था तो अपना अलग संगठन था, मुस्लिमों का जो संगठन था वो मुस्लिम लीग था, इसके अध्यक्ष ये थे। उन्होंने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और अपने हिसाब से 14 सूत्री मांगे अपनी बनाई और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसी को हम लोग नेहरू रिपोर्ट जिन्ना की 14 शर्तों के रूप में पढ़ते हैं, और ये मार्च 1929 में प्रस्तुत की गई थी। अब इन 14 सूत्री मांगों में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें थी। सबसे पहला है भारतीय संविधान संघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों की दी जाए। संघात्मक का मतलब जैसे वर्तमान में हमारे देश का संविधान बना है, भारत 29 राज्य हम लोग पढ़ते हैं, 28 राज्य 29 राज्य, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग पढ़ते हैं। तो वही व्यवस्था उस समय मांग की गई कि इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाए, भारत जो संघात्मक हो और उसकी जो अवशिष्ट शक्तियां हों वो सभी प्रांतों को प्रदान की जाए, जैसे वर्तमान में इस समय है। ये जिन्ना की 14 शर्तों में से पहली शर्त थी कि भारतीय संविधान संघात्मक हो और उसकी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को प्रदान की जाए। दूसरी मांग इसमें थी सभी प्रांतों में स्वराज एक तरह का हो। अभी जैसे देश आजाद हुआ तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जूनागढ़ रियासत,
हैदराबाद की रियासत, कश्मीर की रियासत, उनको विभिन्न कार्रवाइयों के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर पहले मांग की गई कि इस प्रकार की कोई बात ना हो और भारत में जो स्वतंत्रता प्रदान की जाए, पूरे देश में जिस भी जहाँ पर भी स्वतंत्रता दी जाए, एक रूप दी जाए, यानी सभी प्रांतों में स्वराज जो हो एक तरह का हो। ये दूसरी मांग थी जिन्ना की। तीसरी बात फिर है, प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। अल्पसंख्यकों की मांग लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। पीछे हम लोगों ने मार्डे मिंटो सुधार में भी देखा था, मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों के लिए विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की गई। जैसे वर्तमान समय में हम लोग भारतीय संविधान में देखते हैं एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, विधानसभाओं में भी है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। तो जैसे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को उस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उसी प्रकार की बातें यहाँ विधानमंडलों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है प्रांतों के विधानमंडलों में होना चाहिए। चौथी शर्त देखते हैं। चौथी के तहत इन्होंने कहा केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का कम से कम एक पद हो, कहने मतलब एक प्रतिनिधित्व तो जरूर हो, यानी कि वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सीटें आरक्षित करने की ही बात की गई कि जैसे विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उसी प्रकार से केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों का कम से कम एक प्रतिनिधित्व तो होना ही चाहिए। पांचवी शर्त थी सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले। जैसे वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत जो है वर्तमान में एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है। उसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर जिन्ना की 14 शर्तों में भी हम लोगों को देखने को मिलती है। उसमें मांग की गई जितने भी भारत में संप्रदाय हैं सबको धार्मिक स्वतंत्रता मिले, यानी जो भी संप्रदाय हैं अपने हिसाब से जो जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक मान सकते हैं, किसी प्रकार का बाउंडेशन उनके ऊपर न लगाया जाए। फिर अगली मांग है सिंध को बंबई से अलग किया जाए। इस मांग को हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में भी पढ़ा था, वहां पर भी इस मांगा गया था कि सिंध और बंबई जो थे एक ही प्रांत के अंतर्गत हुआ करते थे, इन प्रांतों को अलग किया जाए। फिर अगला था सरकारी नौकरी में मुसलमानों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये सातवीं मांग थी जिन्ना की शर्तों की। तो कहने का मतलब जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं या जो हो रही हैं सरकारी नौकरियां, भर्तियां हो रही हैं, उसमें मुस्लिमों को पर्याप्त योग्यता अनुसार प्रतिनिधित्व उसमें भी प्राप्त हो। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की अनुमति के बगैर ना हो। अब जैसे केंद्र में विधानमंडल है, जैसे आजकल संसद होती है तो वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, तो उस समय केंद्रीय विधानमंडल हुआ करती थी। तो यहाँ पे जिन्ना की शर्तों में मांग की गई कि वहाँ पर अगर कोई भी परिवर्तन हो तो प्रांतों की अनुमति के बगैर ना हो, यानी प्रांत उसमें सहमत हो तभी हो। केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 1/3 मंत्री जो हों मुसलमान हों। यह भी जिन्ना की 14 शर्तों में से एक था कि केंद्रीय या प्रांतों में जो भी मंत्रिमंडल बने 1/3 उसमें मुस्लिम हों। कहने का मतलब कम से कम 33% जो मंत्री बने वो मुस्लिम हों। फिर है संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृत व भाषा की रक्षा की जाए। यानी कि जो भी अगर मान लीजिए भारत को स्वतंत्र कराने की बात उठती है या डोमिनियन स्टेटस की बात उठती है, तो वहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा, संस्कृत और भाषा की रक्षा की जाए। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रावधान किए जाएं कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उनके ऊपर न थोपा जाए, वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जी सकें, इसलिए उनकी भाषा, संस्कृत और शिक्षा की सुरक्षा की जाए। संविधान के अंतर्गत सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की भांति सुधार किया जाए। अब जैसे यहाँ पर इधर हम लोग अगर आर्यावर्त या दक्षिणा पथ में अगर देखें या इधर मान के लिए हम लोग पूर्वोत्तर भारत की स्थितियों को देखें तो उसी प्रकार की स्थितियाँ बलूचिस्तान में भी बनाई जाएं। इस प्रकार की मांग वहाँ पर जिन्ना की 14 शर्तों में की गई। प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बाहुल प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त न किया जाए। अब जैसे प्रांतों की जो सीमाएं थी, मान लीजिए किसी मुस्लिम बाहुल प्रांत में आ जाती हैं तो वहाँ पर सीमाओं को उस प्रकार से विभाजित ना किया जाए, बल्कि जिस प्रकार की सीमाएं वहाँ पर हैं उसी प्रकार का उनका निर्धारण हो। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव ना पेश किया जाए जिसका किसी भी
संप्रदाय द्वारा 3/4 सदस्य विरोध करें। कहने का मतलब किसी भी प्रदेश की विधानसभा अगर मान लीजिए है, अगर वहाँ पर किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों द्वारा उसका विरोध किया जाए तो उस प्रकार के सिस्टम वहाँ पर पारित ना होने पाए। तो ये प्रमुख मांगे थी जिन्ना की 14 शर्तों की, जिसको ब्रिटिश सरकार ने ना नेहरू रिपोर्ट के ही उस प्रकार से स्वीकार किया और ना ही जिन्ना की 14 शर्तों को उस प्रकार से माना। और अंततोगत्वा भारत का स्वाधीनता आंदोलन जो था वो लगातार चल रहा था। इसके बाद हम लोग फिर सबने हो गया आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के क्रम में इतना ही। थैंक यू।